वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। फ़िदाए जान किस्त नंबर 23। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में ज़ीरोन राजपूत, अरसलान और बाकी के 6 ग्रुप मेंबर्स के साथ अपने मखसूस टेबल पर बैठा कॉफ़ी की घून भर रहा था। यार, बहुत सी बोल्ड लड़कियों के हमने मज़े लिए हैं, मगर कभी किसी बुरके वाली का नहीं लिया। क्या ख्याल है, किसी बुरके वाली को पिटा कर अपनी रात रंगीन बना लें? पीछे बैठे लड़के की बात पर उसकी नीली आंखों के आगे ज़हरा बतूल का पर्दे के हाले में छुपा सरापा आया तो उसने गुस्से से अपनी मुठियां कसी। यार, तुम्हारी बात सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी आवाज़ पर शदीद गुस्से से ज़ीरोन राजपूत के हाथ की नसें उभरने लगी। पेशानी पर नस उभरने की सूरत लकीर नजर आने लगी। अरे यार, वो देखो हमारी शिकार खुद चलकर हमारे सामने आ रही है। तीसरी आवाज़ पर ज़ीरो ने अपनी सुर्ख नीली आंखों को उनकी जानिब किया, जो सामने अपनी हविस भरी निगाहों से कैफेटेरिया के अंदर दाखिल होती हुई मुकम्मल पर्दे में खुद को छुपाई लड़की पर मरकूज थी। ज़ीरो राजपूत की नज़रें जब कैफेटेरिया के दरवाजे से अंदर दाखिल होती लड़की पर पड़ी तो उसका चेहरा अंगारे बरसाने लगा। सामने ज़हरा बतूल पर्दे में खुद को छुपाए कैफेटेरिया के अंदर दाखिल होकर नज़रें नीचे झुकाए एक टेबल पर बैठ गई। ज़ीरोन राजपूत ने अपनी सुर्ख आंखों को उन लड़कों की जानिब किया तो उन्हें ज़ारा बतूल के पाक वजूद की जानिब हविस भरी नज़रों से देखते पाकर वो अपना आपा खो बैठा। गुस्से से अपना मजबूत हाथ उभरती हुई नस पर फेरते हुए अपने कदम उसने ज़ारा बतूल की जानिब बढ़ाए। ज़ारा बतूल जो इर्द गिर्द से बेखबर कॉफ़ी पी रही थी, उसकी नज़र अचानक से उस पर पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि इस वक्त ज़ीरोन राजपूत की नीली आंखों में गुस्सा, पागलपन और जुनून सवार था। हजाबन, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसके करीब पहुंचकर ज़ीरोन राजपूत ने सर्द बेतासुर लहजे में कहा। ज़ाहरा बतूल उसकी हुक्म भरे लहजे पर जल भुन गई। क्यों निकल जाऊं? क्या ये जगह तुम्हारे बाप की मिल्कियत है जो तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए कह रहे हो? वो निकाब के ऊपर से झांकती खूबसूरत से आंखों में सुर्खी लिए चबा चबा कर बोली। तुम आराम से नहीं मान सकती क्या हजाबन? जब देखो मुझे ज़बरदस्ती पर उकसाती हो। ज़ीरोन राजपूत उसकी बात पर आग बबूला हो गया। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। बिना लड़े यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, वरना तुम भी मेरे कहर की जद में आ जाओगी। उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए वो वार्निंग देते लहजे में बोला। ज़ाहरा बतूल उसकी वार्निंग देती निगाहों को देखकर एक लम्हे को सहम गई, मगर फिर उसका हुक्म भरा लहजा याद आते ही वो गुस्से से लाल होकर उसे चुपती निगाहों से घूरने लगी। ये तुम मुझ पर हमेशा हुक्म क्यों चलाते हो? तीखे चतूनों से उसे घूरती हुई वो बोली। मैं तुम्हारी कोई ज़र खरीद मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम मुझ पर इस वक्त हुक्म चला रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह इस यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। गुस्से से अपनी सफ़ेद मखरोती पतली खूबसूरत उंगली उठाकर उसी तरह गुस्से से घूरती हुई वो बोली। तुम जैसे बदमाश, औबाश, ज़िद्दी, घमंडी और पागल सर फिरे स्टूडेंट से मैं अच्छी तरह से निपटना जानती हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। नफ़रत से उस सर फिरे की आंखों में देखती हुई वो बोली। मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार देना। मैं बिना डरे तुम्हारे हाथों मर जाऊंगी, लेकिन अपनी आवाज़ कभी नहीं दबाऊंगी। वो कब से तेज़ गाम की तरह बोलती जा रही थी, उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। ज़ीरोन राजपूत उसकी बातों से बेजारी से उस पर से अपनी नज़रें हटाकर पीछे पलटा तो सामने उन लड़कों पर नज़र पड़ते ही वो गुस्से से बावला हो गया। वो तीनों लड़के ज़ारा बतूल की जानिब अपनी हवस ज़दा नज़रें गाड़े उसे मुस्तकिल घूर रहे थे। उन तीनों औबाशों की हवस ज़दा नज़रें उस पाक लड़की पर मरकूज देखकर ज़ीरोन राजपूत गुस्से से अपनी आंखें बंद करता अपनी मुठियाँ शिद्दत से कसने लगा। स्टॉप! चुप कर जाओ, वरना मैं यहाँ सबकी मौजूदगी में तुम्हें बेनकाब करके तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा ज़ारा बतूल शाह। वो गुस्से से पीछे पलटकर सर्द लहजे में कहता। ज़ारा बतूल के वजूद को ज़लज़ले के झटकों की तरह झटके देते हुए वापस पीछे मुड़ा और अपनी सुर्ख नीली आंखों से उन तीनों अबाशों की जानिब देखने लगा। उन तीनों की नज़रें जब इस जुनूनी सर फिरे आशिक पर पड़ी तो वह तीनों अबाश लड़के लरस कर रह गए, जबकि ज़ीरोन राजपूत नफरत से उन्हें शदीद गुस्से से घूरता सामने से आते वेटर के हाथों से कॉफ़ी की भाप उड़ाते 2 मग लेकर उनकी जानिब बढ़ा। क्या कह रहे थे तुम लोग कुछ देर पहले? बताओ मुझे। मुंह खोलो बास्टर्ड, अब डर क्यों रहे हो? हाँ बोलो, क्या बकवास कर रहे थे तुम तीनों खबीसों? कॉफ़ी का मग अपने पीछे आते अरसलान को पकड़ाते हुए वो बोला। बुरके वाली के साथ मजाक करना है तुम तीनों हड हरामों को? बहुत शौक चढ़ रहा है ना तुम तीनों को किसी पाक अनछुई लड़की से मज़े करने का, जिसने ज़ारा बतूल को देखकर शिकार का कहा था। ज़ीरोन राजपूत ने उसे टेबल पर फेंक कर उसके गरिबान को ज़ोर से जकड़कर पे दर पे उसके चेहरे पर मुक्के बरसाते हुए बोला। भूत सवार है ना तुम तीनों के ऊपर किसी पाक लड़की की इज्जत नीलाम करने का? मैं निकालता हूँ इस भूत को, मैं कराता हूँ तुम तीनों को मज़े।
उस लड़के की गर्दन को शिद्दत से दबोच कर वो पीछे पलट कर अरसलान के हाथ से एक मग लेकर उस लड़के की आंखों में भाप उड़ाती कॉफ़ी उंडेलने लगा। आ पूरे कैफेटेरिया में उस लड़के की चीखें बुलंद हो गईं। भाप उड़ाती गर्म कॉफ़ी आंखों के अंदर उंडेलने से उसकी आंखें बंद हो गई थीं। आंखें कॉफ़ी के गर्म भाप की वजह से सूजकर और गाल पर जलने की वजह से स्याह निशान बन गए थे, जिसकी वजह से वो लड़का बदसूरत नज़र आ रहा था। तुम्हारी खबीस कमीने राल टपक रही थी ना मेरी हजाबन को देखकर। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। डैम इट। दिमाग में यकदम से उस लड़के के ज़ारा बतूल के लिए कहा गया शिकार लफ्ज़ घूमने लगा, तो वह जुनून में मुब्तला होकर सामने टेबल पर रखे कांटे को उठाकर अपने दूसरे हाथ से उसे मुंह से दबोच कर उसने उसका मुंह खोलकर कांटा उसकी ज़बान में घुसा दिया। उस पर अपनी हवस भरी नज़रें डालकर उसे शिकार कहकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों की बॉडी के हर पार्ट पर इतना वार करूँगा, किसी और दुश्मन के लिए तुम्हारे वजूद पर छेद करने के लिए जगह नहीं बचेगी। उस बेजान लड़के को छोड़कर अब वो दूसरे की तरफ बढ़ा। नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। वो तीनों लड़के पीछे की तरफ कदम ले जाते हुए खौफ से बोलते हुए आखिर में रोने लगे। ज़ारा बतूल उसे जुनूनी अंदाज में जंगली जानवरों की तरह उन लड़कों को मारते हुए देखकर खौफ से थर थर कांपती हुई कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें डर के बाईस सख्ती से मीच गई। तुम लोगों को छोड़ दूं मैं? हाँ बोलो, किस वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ दूं? ज़ीरोन राजपूत खूनखार तेवर से उन्हें घूरता हुआ बोला। तुम यहाँ आना ज़रा और मुझे एक वजह बताना, सिर्फ एक वजह कि किस वजह से मैं तुम औबाशों को छोड़ दूं। अगर तुमने वो वजह मुझे बता दी तो मैं तुम औबाशों को यहाँ से बिना अधमरा किए जाने दूंगा। एक लड़के को गुस्से और नफरत से अपनी तरफ बुलाते हुए वो बोला, वरना तुम लोगों की हरकत से मेरा तो दिल इस वक्त चाह रहा है कि मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूं जिसकी वजह से तुम ना मर्दों में शुमार किए जाओ ना ही जिंदों में। नफरत से मुठियां कसता हुआ ज़ीरो राजपूत बोलने लगा। तुम लोगों की गलीज नज़रों ने उस नेक मासूम लड़की को छुआ है जो अब यहाँ इस पत्थर दिल में शान से बस चुकी है। आग बरसाती नीली आंखें उन तीनों लड़कों पर गाड़ते वो अपने चौड़े सीने पर हाथ रखकर हल्की आवाज़ में बोला, जो सिर्फ उन तीनों ने सुनी। हमें माफ़ कर दो ज़ीरोन राजपूत, हमें सच में पता नहीं था कि ये तुम्हारी बंदी है। उन लोगों के लीडर ने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, अगर हमें पता होता तो हम आंख उठाकर भी तुम्हारी बंदी को नहीं देखते। प्लीज़ ज़ीरोन राजपूत हमें बख्श दो, हमसे एक छोटी सी गलती हुई है। अपने दोस्त की हालत देखकर लीडर की पैंट गीली हो गई थी। वो इस वक्त किसी भी तरह से ज़ीरोन से माफ़ी मांगकर यहाँ से भागने के लिए पर तोल रहा था। डो नॉट मेरा नाम उसके साथ मिलाओ। वो एक शरीफ और नेक पर्दादार लड़की है। मैं नहीं चाहता उसके नाम के साथ किसी गैर मर्द का नाम जोड़ा जाए। गज़बनाक नज़रों से उसे घूरता हुआ वो बोला, चाहे वो नाम मेरा यानी ज़ीरोन राजपूत का ही क्यों ना हो, मेरे नाम की वजह से उसके पाक दामन में कीचड़ उछले, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। नीली आंखें जुनून के बाइस स्याह और सुर्ख रंग में बदल चुकी थीं। और अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान ले लूँगा, लेकिन किसी को हजाबन पर कीचड़ उछालने नहीं दूँगा। वो आगे बढ़कर उस लीडर को उसकी गरिबान से सख्ती से पकड़कर उसके कान के पास हुआ और अपने जुनून की वजह से सुर्ख और स्याह रंग में तब्दील आंखें सामने आंखें मीची कुर्सी पर बैठी ज़ारा बतूल के पर्दे में छुपे नाजुक सरापे पर गाड़ते हुए हल्की भारी गंभीर आवाज़ में कहने लगा। अपने लफ्ज़ उस लड़की की समात में डालकर वो उसे पीछे धकेल कर नफरत से जुनूनी अंदाज में उन चारों को अपनी ठोकरों की जद में करता उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट थे वो तमाम जुनूनी अंदाज में यूनिवर्सिटी के अयाश लड़कों को ज़ीरोन के हाथों पिटता हुआ देख रहे थे। ज़ारा बतूल ने जब उन लड़कों की चीखें सुनी तो लरस कर अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी, जहाँ ज़ीरोन राजपूत उन्हें मारते हुए किसी दीवाने की तरह लग रहा था। उन लड़कों की धुलाई करते हुए उसकी शर्ट के ऊपरी दो तीन बटन खुलने की वजह से उसका गोरा बालों से भरा चौड़ा सीना नजर आ रहा था और मजबूत हाथों की रगें उभरी और पेशानी की रगें उभर कर लकीर की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। उसके इस गज़बनाक हुलिये को देखकर वहाँ मौजूद सभी बोर्ड लड़कियों का दिल पसली तोड़कर बाहर आने के लिए शिद्दत से मचलने और तड़पने लगा था। लेकिन उनमें वो वाहिद लड़की थी जो उसके इस हुलिये पर अपनी पाकीज़ा नज़रें झुका गई थी। सज्जल साहिर के जुनून और पागलपन की वजह से खौफ से खुद को अपने रूम में बंद कर चुकी थी। इस वक्त ज़ीरोन, साहिर और उसे छोड़कर सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। बेटा सही से खाना खाओ। पाकीज़ा ने जो उसके बगैर कभी खाना खाया था, वो आज उसकी गैर हाजिरी पर बेदिली से खा रही थी। दादा उसकी हरकत को नोट करते हुए उसे बोले, दादा जान मेरा दिल नहीं चाह रहा। पाकीज़ा ने मासूमियत से मुंह फुलाते हुए कहा। वो क्यों बेटा, आपका दिल क्यों नहीं चाह रहा? दादा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा।
ایک تو دادا جان، زیرون ویر اور ساحر ویر یہاں ہمارے ساتھ روز ڈنر کے وقت موجود نہیں ہوتے ہیں، اور دوسرا سجل کے بغیر کچھ بھی کھانے کو آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کی بات پر اظفر راجپوت جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اپنی نظریں اوپر اٹھا کر اس کی دائیں جانب رکھی، خالی کرسی کی جانب جس پر ہمیشہ سجل بیٹھتی تھی، حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی غیر حاضری اب نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ وہ کھانے کے وقت ہمیشہ سے نظریں صرف ٹیبل پر رکھتا تھا۔ آج اس دشمن جا کی غیر موجودگی پر وہ دل میں چبھن محسوس کرنے لگا۔ بیٹا وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور سجل بیٹی اب سے اپنے روم میں کھانا کھایا کرے گی۔ ہاجرہ بیگم نے اس کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں چچی؟ سجل کیوں اپنے روم میں کھانا کھائے گی، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ وہ اس لیے بیٹا کیونکہ یہاں تمہارے اظفر ویر موجود ہیں، تو اس لیے اب سے وہ روم میں کھانا کھایا کرے گی، اور اس کی موجودگی میں وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلے گی۔ پھپھو نے اپنے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیں یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس لومڑ کی موجودگی میں سجل کیوں اپنے روم سے باہر نہیں نکلے گی پھپھو جانی؟ وہ سخت نظروں سے اظفر راجپوت کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ کیونکہ بیٹا شادی نزدیک ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک ایسا رسم ہے جس میں اگر دلہا نے دلہن کو غلطی سے شادی سے پہلے دیکھ لیا نا، تو وہ ساری زندگی اپنے دلہن کے حصے کا کام بنا پیشانی پر شکن ڈالے کرے گا، مطلب جھاڑو پونچھا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا وغیرہ وغیرہ۔ پھپھو نے پاکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، ہمارے خاندان کا یہ کتنا کمال کا رسم ہے، قسمیں پھپھو جان، وہ شرارت سے چہکتی ہوئی بولی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں لومڑ، وہ اظفر راجپوت کی جانب دیکھتی ہوئی بولی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھپھو میرے لیے کھانا سجل کے روم میں بھجوا دیں، میں بھی اب اس کے ساتھ کھانا کھایا کروں گی۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور پھپھو سے کہہ کر سجل کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ یار تمہیں پتہ ہے سجلی، یہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ سجل کے روم میں بنا اسے دیکھے بولتی ہوئی داخل ہوئی، لیکن اسے بیڈ پر خوف سے لرزتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اپنے سے لگاتی ہوئی بولی۔ پاکی وہ خود کو مار ڈالے گا، پلیز اسے ایسا کرنے سے روک لو پلیز، سجل نے روتے ہوئے پاکی سے کہا۔ سجلی کون خود کو مار ڈالے گا؟ یار تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے اس کے بھیگے رخساروں کو صاف کرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ پاکی وہ ساحر، اس نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو براؤن جنونیت سے بھری آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ سجل وہ بھلا خود کو کیوں مارے گا؟ پاکی نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاکی وہ چاہتا ہے میں شادی سے انکار کر دوں، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو؟ وہ نم آنکھوں سے پاکی کی جانب دیکھتی ہوئی بولنے لگی۔ وہ خود کو جان سے مار دے گا، پلیز پاکی کچھ کرو، مجھے اظفر سے شادی کرنی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ… وہ اس کے سرخ و سفید نازک ہاتھ اپنے سانولے ہاتھوں میں لے کر تڑپتی ہوئی بولنے لگی۔ پاکی میں نے اگر انکار کیا تو میرے ماں باپ کو دکھ پہنچے گا، اور یہ وہ سمجھنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اچانک سے وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر ہچکیاں لیتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ بس چاہتا ہے میں انکار کروں، وہ پاگل ہو گیا ہے مجھے پانے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے اسے ابھی تک شاید پتہ نہیں چلا ہے پاکی کہ میں اس کے پھوپھی زاد بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بلکتی ہوئی بولی۔ ایسے کیسے وہ پاگل انسان تم پر اپنی دھونس جما سکتا ہے؟ چلو شاباش، جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر ہم مل کر اس کی کلاس لیتے ہیں، وہ اسے اٹھا کر شدید غصے سے بولی۔ وہ سجل کے منہ سے ساحر کی بیہودہ حرکت سن کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اس بدتمیزی پر اسے سبق سکھانا چاہتی تھی، اسی لیے سجل کو تیار ہونے کے لیے واش روم کی جانب بھیج کر خود وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ امشال کی آنکھیں تیز گولیوں کی آواز سے کھل گئی تو وہاں سلطان کو نہ پا کر وہ خوف سے بستر سے نیچے اتری اور لرزتے پاؤں کو باہر کی جانب بڑھانے لگی۔ نہیں، میرے سلطان کو چھوڑ دیں۔ باہر 8-10 لوگ سلطان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ وہ سلطان کو ان لوگوں میں گھیرے میں دیکھ کر زور سے چیختی ہوئی بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر سلطان عالم شاہ تڑپ اٹھے۔ امشال تم باہر مت آنا، وہیں رہنا، انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں سلطان، میں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، امشال روتی ہوئی اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی بولی۔ شٹ اپ امشال، اندر چلی جاؤ امشال،
اسے اپنی بات نہ مانتے ہوئے دیکھ کر انہیں اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے بھیج کر کیا فائدہ؟ مارا تمہیں ٹھکانے لگانے کے بعد ہم اسے بھی ٹھکانے لگا دے گا۔ شمل خان کے سوتیلے بڑے بھائی نے نفرت سے مشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تایا جان، آپ انہیں کچھ مت کریں، چاہے بدلے میں آپ میری جان لے لیں، مگر پلیز ان کو کچھ مت کہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ امشال روتی ہوئی اپنے سوتیلے تایا کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، ٹھا ٹھا۔ اس کی بات پر تایا جان کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تو اس نے سلطان کی ٹانگ پر غصے سے گولی ماری۔ گولی لگنے پر سلطان کے منہ سے ایک درد بھری کراہ نکلی۔ نہیں، وہ ان کی ٹانگ سے تیزی سے بہتے خون کو دیکھ کر تڑپی اور ان کی جانب بھاگ کر انہیں قیدی کی طرح اپنے گھیرے میں لیے کھڑے 8-10 ہٹے کٹے آدمیوں کو ہٹا کر روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی۔ غلطی؟ لڑکی تم سمجھتا ہے اس مردود کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ تایا جان ان دونوں کے قریب پہنچ کر اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر سلطان کے سینے کی جانب ریوالور کا رخ کرتے ہوئے گھرا کر بولے، نہیں پلیز ایسا مت کریں، میرے سلطان کو یہاں سے جانے دیں پلیز۔ امشال ان کی گرفت میں کسی تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ کر بولی، جبکہ دوسری طرف سلطان کی آنکھوں میں اس آدمی کے ہاتھوں میں اپنی نازک چھوٹی سی بیوی کے بالوں کو دیکھ کر آگ برسنے لگی۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ فضا میں 3 گولیوں کی تیز آواز پر درخت کے اوپر بیٹھے معصوم پرندے ڈر کے مارے اڑ گئے، جبکہ گولی کی آواز پر امشال کا دل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔